उसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी की या क्लाइमेटोलॉजी की किसी की भी हम एक वीडियो शुरू कर लेंगे और एक एक टॉपिक को अब हम लगातार देखते जाएंगे, कैसे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, क्या और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन फ्यूचर, और उसके बाद कैसे उस टॉपिक को कवर करना है। ठीक, तो गाइस अगर आपको किसी एरिया के बारे में पता करना है कि वहां पे कैसे रिसोर्सेज मिलते हैं, कैसे इंडस्ट्री वहां पे लगी होगी, कैसा एग्रीकल्चर वहां पे होगा, या किस तरीके की सॉइल वहां पे मिलती है, या किस तरीके की वेजिटेशन वहां पे मिलती है, तो सबसे पहले उस एरिया की हमें जियोमॉर्फोलॉजी का पता होना चाहिए, यानी कि वहां पे जो हमें लैंडस्केप नजर आते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि वहां पे माउंटेन एरिया है या वो प्लेटू एरिया है या वो प्लेन एरिया है, तो सो दैट हमारे लिए चीजें आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो पूरी ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस में अगर हम देखें, तो अगर हमारा जियोमॉर्फोलॉजी वाला सिलेबस ही खत्म हो जाता है तो हमारा जो है मेजर पोर्शन कवर हो जाता है, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और डिफिकल्ट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी को कवर करने वाले हैं, उसके सिलेबस के बारे में, प्लस वहां उसके पीवाईक्यूज के बारे में, ताकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। तो आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू स्टडी आईएएस लेन। तो गाइस जैसा कि मैंने बात की कि हम इस वीडियो में जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो कि हमें दिया गया है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, और दो सेक्शंस में उसको डिवाइड कर दिया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। तो कुछ टॉपिक्स पेपर 1 में दिए गए हैं और कुछ टॉपिक्स हमारे पेपर 2 में दिए गए हैं। तो देखो, अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में जो हमें टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक्स देख लेते हैं हम, कौन कौन से टॉपिक्स हमें दिए गए हैं। एक सेकेंड रुक जाओ बस। हाँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले दिया गया है फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ओरिजिन, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे अर्थ क्रस्ट के बारे में पूछा है, अर्थ के बारे में नहीं पूछा है, ये ध्यान देने वाली बात है। जियोमैग्नेटिज्म, फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, जियोसिंक्लाइन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आइसोस्टेसी, प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनिज्म, सुनामी, अर्थक्वेक, आपके जियोमॉर्फिक साइकिल्स के बारे में पूछा है, लैंडस्केप डेवलपमेंट के बारे में पूछा है, डेनुडेशन क्रोनोलॉजी, चैनल क्रोनोलॉजी, इरोजन सरफेस, स्लोप डेवलपमेंट और अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, या फिर हम इसका इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट देखें तो ये हमारा पेपर 1 में पूछा गया है। वही पेपर 2 में जब हम फिजिकल सेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ हमसे पूछा गया है स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम, वाटरशेड, फिजियोग्राफिक रीजन्स, ये सारे बेसिकली पूछे गए हैं हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में। और यहाँ भी अगर हम देखें तो जैसे वहां पे सुनामी और ये सारी चीजें पूछी गई थी, तो वहां पे फ्लड वगैरह पूछा गया था, लेकिन उसको हम एनवायरमेंट ज्योग्राफी में अगर हम कवर करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक्स का अपना एक कंटेक्स्ट होता है, सारे टॉपिक्स को करने का अपना एक तरीका होता है, तो हम जो है उसी हिसाब से चलेंगे। सिलेबस को हम थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे ताकि हमारे लिए पढ़ने में वो चीजें आसान रहे, है ना, क्योंकि हम कर ही इसलिए रहे हैं मॉडिफाई ताकि चीजें आसानी से हमारी कंप्लीट हो जाए और साथ ही साथ सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो देखो, अब हमें क्या करना है कि हमें अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। कैसे? अगर हम सिलेबस यूपीएससी में जो दिया हुआ है बेसिकली उसको समझे, तो सबसे पहले उसने दिया है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के कंट्रोलिंग फैक्टर्स। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ क्रिस्ट का, वहां की फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं, या एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कैसे हैं, तो कैसे हम लैंडफॉर्म के फैक्टर्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स इसको कंट्रोल करते होंगे। क्योंकि जब तक हमें क्योंकि लैंडफॉर्म भी देखो दो तरीके से डेवलपमेंट इसकी होती है। एक हमारा होता है एंडोजेनेटिक, बेसिकली मैं कहूँ तो लैंडस्केप डेवलप एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ही होते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लैंडस्केप डेवलपमेंट में रोल प्ले नहीं करता। हाँ, वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं, कैसे वो इरोजन वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसका अगर वेदरिंग वहाँ पे हो रही है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, तो उसको चेंज कर सकता है। लेकिन ओरिजिन जो होता है वो हमारा एंडोजेनेटिक फोर्सेस से ही होता है। तो जब तक हमें एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम लैंडस्केप डेवलपमेंट के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। तो इसी सिलेबस को हम अब अलग अलग से तोड़ लेते हैं। देखो कैसे।
जियोमॉर्फोलॉजी जो कि हमारा सिलेबस है, सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट, आपको फिजिकल कंडीशंस दी हुई है, मैंने इन दोनों टॉपिक्स को अलग कर लिया है। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, वहाँ की फिजिकल कंडीशंस, इसी में ही हमारा जियोमैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है, और पैलियोमैग्नेटिज्म, ये दोनों कंसेप्ट यहीं पे आ जाते हैं और इन कंसेप्ट को हम स्टडी करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी हम इसको स्टडी करेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारे पास लैंडस्केप डेवलपमेंट। अब देखो, जब आप इंटीरियर ऑफ अर्थ पूछते हो तो वो उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं, सबको पता है, सिस्मिक वेव से स्टडी करते हैं। लेकिन सिस्मिक वेव का ओरिजिन कैसे होता है या लैंडस्केप का ओरिजिन कैसे होता है, तो वो हमारा होता है अर्थ की मूवमेंट की वजह से। जब अर्थ की मूवमेंट दो तरीके से हो सकती है, कैसे कि अर्थ की मूवमेंट कैसे होगी, अगर मान लो आप कहीं पे खड़े हो तो जब तक आप पे फोर्स नहीं लगेगा तब तक आप आगे मूव नहीं कर रहे हो, अगर आप स्टेशनरी कंडीशन में हो। तो देखो, फोर्सेस भी यहाँ पे दो तरीके होते हैं अर्थ में भी लगने वाले, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब जब हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ मूवमेंट की किस तरीके से फोर्स लग रहा है। फोर्स जो है हमारा अर्थ के अंदर से लग रहा है या फोर्स हमारा बाहर से लग रहा है। अगर फोर्स अर्थ के अंदर से लग रहा है तो हमें देखना है कि किस फ्रीक्वेंसी से लग रहा है। अगर देखो बहुत जल्दी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, सडन मूवमेंट होती है, तो क्या आता है, हमें एकदम से, जब हम कहीं बैठे होते तो एकदम से हमें अर्थक्वेक महसूस होता है, हमें पहले नहीं पता होता, हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं, है ना, अर्थक्वेक को। तो वो सडन मूवमेंट हो गई हमारे पास। जैसे वोल्केनिज्म में वोल्केनो अगर आते हैं तो वो एकदम से इरप्ट होते हैं ना, तो ये हमारी हो गई हमारी सडन मूवमेंट, यानी हाई फ्रीक्वेंसी से लगने वाले फोर्सेस। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी से लगते हैं, जिसको हम डायस्ट्रोपिक मूवमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज होती है, देखो, जैसे अगर मान लो कोई पठार बन रहा है, कोई पर्वत बन रहा है, तो हमें सिर्फ पता है कि ओके यहाँ पे हिमालय पर्वत है, लेकिन क्या हमें दिखाई दे रहा है कि वो रोज कितना ज्यादा बढ़ रहा है या कितना उसमें इरोजन हो रहा है, ये सारी चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे जो हमारी डायस्ट्रोफिक मूवमेंट है, यानी कि जो हमारी धीरे से होने वाले मूवमेंट है, टेक्टोनिक मूवमेंट, जिसमें कि हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लैंडस्केप। क्यों? क्योंकि जब टेक्टोनिक मूवमेंट होती है तो इसी से हमारी माउंटेन्स बनती हैं, यहीं पे हमारी रिच बनती है ना, यहीं से हमारे प्लेट्यूज जनरेट होते हैं। उसके बाद होती है आइसोस्टेटिक मूवमेंट और यूस्टेटिक मूवमेंट। यानी जब डायस्ट्रोपिक मूवमेंट की बात करते हो तो उसको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। जब हम यूस्टेटिक मूवमेंट की बात करते हैं तो ये इसकी हम स्टडी करते हैं ओशनोग्राफी में, क्योंकि इसका रिलेटेड होता है सी लेवल चेंज से ही रिलेट होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स और आइसोस्टेटिक मूवमेंट। जब टेक्टोनिक मूवमेंट की हम बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ लैंडस्केप की हम बात करते हैं। आइसोस्टेटिक मूवमेंट में हम बात करेंगे आइसोस्टेसी, यानी कि जब कोई लैंडस्केप अगर ओरिजिन उसका हो जाता है तो ऐसी तो कोई कंडीशन आती है ना जब वो स्टेबल हो जाता है, यानी जो स्टेबिलिटी वाली कंडीशंस जो आती है वो हमारी आइसोस्टेटिक मूवमेंट से रिलेट करती है। देखो, अब जो टेक्टोनिक मूवमेंट वाली थी वहां पे क्या है कि 2 तरीके के फोर्सेस लग सकते हैं, या तो वर्टिकल फोर्सेस लग सकते हैं या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग सकते हैं। जो वर्टिकल फोर्सेस है उसको बोला जाता है एपिरोजेनेटिक फोर्सेस, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसको बोला जाता है ओरोजेनेटिक फोर्सेस। सेकंड हमने पढ़ा कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं उनमें क्या क्या चीज होती है, वेदरिंग कैसे होगी, इरोजन कैसे होगा, मास वेस्टिंग कैसे होगा। अब ये सिलेबस से कैसे रिलेट करते हैं वो देख लेते हैं। देखो, अगर एक्सोजेनेटिक की हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इरोजन सरफेस, हमारा एक टॉपिक है जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। जो चैनल क्रोनोलॉजी है या जो सॉरी एक सेकेंड, जो कि हमारी डेनुडेशन क्रोनोलॉजी है, इरोजन सरफेस यहाँ पे हो गया, चैनल क्रोनोलॉजी हो गया। तो ये सारा हमारा बात हमारी किससे रिलेटेड होता है, इरोजन से हमारा टॉपिक रिलेट होता है, यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से ये टॉपिक रिलेट होते हैं, यहाँ से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं ना प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की, तो देखो यहीं से हमारी खत्म हो जाती है, टेक्टोनिक मूवमेंट से ही। अगर मैं देखूँ तो ये सॉरी टेक्टोनिक जब मूवमेंट की हम बात करते हैं, राइटिंग पे मत जाना प्लीज। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो हम बात कर लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, इसी की बात करते हैं। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जब हम बात करेंगे तो देखो 2 चीजें हैं, ये किससे किससे रिलेट होती है, जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आती है ना, और जो हमारे सी लेवल चेंज वाली थ्योरी जो आती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली जिसको हम बोलते हैं।
सी फ्लोर स्प्रेडिंग बेसिकली अगर हम देखें तो ओशनोग्राफी में भी हम इसको कवर कर सकते हैं, फिर हम इंटरलिंक इसको कर सकते हैं, या यहाँ से भी हम कवर कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम करेंगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारी हो जाएगी, सी फ्लोर थ्योरी यहाँ से हमारी खत्म हो जाएगी, और यहीं से हमारा जो है वो जियोमैग्नेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जियोमैग्नेटिज्म में क्या है कि जो हमारी अर्थ के अंदर का क्रस्ट का जो जियोमैग्नेटिक वहाँ पे जो फील्ड आता है और जो हमारी अर्थ का फील्ड होता है वो हमारा चेंज होता है, पैरेलल होता है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट फेस होता है। तो उसी से पता चलता है कि जैसे माउंटेन्स जब अपनी ओल्डर होते चले जाते हैं तो वो कैसे चेंज करने लग जाते हैं यहाँ पे जियोमैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो जब यहाँ प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहे हैं तो यहीं पे हम बात करेंगे किसकी, कि अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक में तीन तरीके की जो मूवमेंट होती है कि भाई वो आपका डाइवर्जेंट फोर्सेस वहां पे लग रहा है, या कन्वर्जेंट फोर्सेस लग रहा है, या पैरेलल मूवमेंट होती है। तो इन्हीं तीन चीजों पे सब कुछ बेस होता है कि अगर आपका डाइवर्जेंट फोर्स लग रहा है तो आपके फोल्ट बनते हैं, है ना, फोल्ट बनते हैं यहीं पे ओशियन में, फिर रिज बनते हैं यहीं पे, यहीं से आपके अगर आएंगे डाइवर्जेंट फोर्स लग रहा है तो आपके यहाँ पे क्या आएंगे, अर्थक्वेक जनरेट होगा, वोल्केनो आएंगे, है ना। उसके बाद अगर कन्वर्जेंट फोर्सेस लग रहा है यानी कि एक प्लेट अंदर सबडक्ट हो रही है तो उसके बाद यहाँ पे आने वाले जो अर्थक्वेक है वो ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, वोल्केनिक प्रोसेस यहाँ पे होती है। उसके बाद इसमें भी हम देखेंगे कि कन्वर्जेंट में भी हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि या तो कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंट बेल्ट आपकी कन्वर्ज हो रही है, प्लेट कन्वर्ज हो रही है सॉरी, या फिर आपकी कॉन्टिनेंट ओशनिक प्लेट कन्वर्ज हो रही है। तो इसमें भी हम देखेंगे तो किसी से हमारे पास जो पूरे पर्वत बन जाते हैं यानी पूरी माउंटेन्स बन जाते हैं, किसी से आपके आइलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो हिमालय रीजन है, हिमालय उसकी कैसे वो इवोल्व हुआ, क्योंकि ये पेपर 2 का पार्ट हो जाता है जो बेसिकली आपका इंडिया के रिलेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो यानी ये सारी चीजें अब यहाँ से कवर हो जाती हैं हमारा पूरा सिलेबस। तो इसी तरीके से हमें अपने सिलेबस को देखना है। जब हम आइसोस्टेसिस की बात करेंगे तो यहीं पे हम जो प्राट के आते हैं, एरी के आते हैं, जो आइसोस्टेटिक से रिलेटेड इनके कंसेप्ट आते हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब हम लैंडस्केप में हम देख लेंगे कि ये जो है इनका सॉरी क्या टॉपिक है वो स्लोप डेवलपमेंट कैसे होती है। फिर देखो यहाँ पे लैंडस्केप में भी फिर सारे लैंडस्केप आपको स्टडी करने हैं क्योंकि पूछे गए हैं, जैसे कोस्टल एरिया में किस तरीके के लैंडस्केप बनते हैं हमारे पास, ये टॉपिक हो जाता है। फिर हमारे पास अगर प्लेन एरिया में देखें तो कैसे बनते हैं, या फिर रिवर के माउथ पे कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है जो कि PYQs में पूछे गए हैं। और अब हम PYQs अगर हम देख लेते हैं तो इसी से हमें पता चल जाएगा। देखो सबसे पहला टॉपिक क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन है हमारे पास कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट कैसे हुआ। अब तक इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन यूपीएससी ने अभी हाल फिलहाल में वो क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए जो पहले नहीं पूछे थे, तो हमें इसका थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना है। अगर आपको देखना है कि इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं तो आपको जियोलॉजी वाले ऑप्शनल पे जाना पड़ेगा, वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। और ये तो हमें करना चाहिए कि देखो जो जियोग्राफी और जो जियोलॉजी दोनों में जो सिलेबस है जो मैच करता है सिलेबस, वहां पे हमें जियोलॉजी से भी सेक्शंस के क्वेश्चन उठा के देख लेने चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सपोज कोई टॉपिक हमें नहीं पूछा गया है अब तक ज्योग्राफी में, लेकिन जियोलॉजी में वो टॉपिक पूछा गया है, तो क्यों नहीं वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता, क्वेश्चन कैन बी रिपीट, ठीक है। तो देखो उसके बाद है फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, तो यहाँ पे सिस्मिक वेव्स के बारे में पूछा गया है 2005 में। 2010 में आपसे फिर से सिस्मिक वेव के बारे में ही पूछा गया है, यानी रेलिवेंस ऑफ सिस्मिक स्टडी। रेलिवेंस क्या है सिस्मिक स्टडी का कि आपको पता चला इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है। अगर यहाँ पे 2005 का हम क्वेश्चन कर लेते तो 2010 का क्वेश्चन आसानी से हो जाता। और देखो क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, भले ही थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक है वहीं पे देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाती है, प्लेट टेक्टोनिक खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पूछा गया है।
उसके फेवर में अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आपसे क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, उसके सपोर्ट में कौन कौन से एविडेंसेस हैं वो बोला है। फिर से प्लेट टेक्टोनिक पूछा गया है, फिर से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की लिमिटेशन पूछी गई है, फिर से पूछा गया है आपसे कि प्लेट टेक्टोनिक से वोल्केनिसिटी का कंसेप्ट कैसे रिलेट करता है। अभी हमने देखे दो तरीके की मूवमेंट जो होती है, डाइवर्जेंट से वोल्केनो आते हैं और कन्वर्जेंट मूवमेंट से वोल्केनो आते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। यहाँ से फिर से आपसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में रिलेशन आपसे पूछ लिया है। तो ये सारी चीजें अभी हमें देखनी है। उसके बाद 2021 का यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो कि प्लेट टेक्टोनिक जो है हमारा आइसोस्टेसी से और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कैसे रिलेट करता है। यानी कि आपको क्या चीजें देखनी है, दो चीजें देखनी है। आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पता होनी चाहिए, आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी आइसोस्टेसी वाला जो कंसेप्ट है कि कैसे वो मतलब संतुलन की दिशा को प्राप्त करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बारे में माउंटेन बिल्डिंग्स में हमारे पास क्या पूछा गया है कि स्पेशली हिमालयास के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। माउंटेन बिल्डिंग यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में पूछ लिया, ये सारा हिमालय के बारे में पूछा है और लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वोल्केनिसिटी में भी आपसे देख लो, वहां पे पूछा गया आपका वोल्केनो का और प्लेट टेक्टोनिक का। यहाँ पे आपसे पूछ लिया किस तरीके के फीचर्स हैं या कहाँ कहाँ पे आते हैं, कैसे इरप्शन होता है, कैसे कॉन्सिक्वेंसेज उसके होते हैं। हमारे आइसोस्टेसी में आपसे पूछ लिया प्राट का और एरी का, आपसे बार बार वही पूछा है और वो कैसे आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेट करता है। एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में किस तरीके के फोर्सेस आपके पास लगते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ मूवमेंट आपका टॉपिक आ जाता है। तो इसमें क्या करोगे, अर्थ मूवमेंट किसके कारण होती है अर्थ मूवमेंट, जो फोर्सेस लगते हैं, फोर्सेस कौन से लगेंगे, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक, यानी वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लिया लैंडस्केप में बताना एंडोजेनेटिक फोर्सेस का के कौन कौन से प्रोडक्ट है। अभी हमने देखा था एंडोजेनेटिक में सडन मूवमेंट में लगते हैं, और एक ओरोजनी आता है, एक एपिग्राफी आता है, वही सारे हमें देखने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जियोमॉर्फोलॉजी की ओर देखूं तो यहाँ पे जियोमॉर्फिक साइकिल यानी साइकिल ऑफ इरोजन यहाँ पे पूछा है आपसे। लैंडस्केप डेवलपमेंट यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से रिलेट आपका करता है। अब ये डेनोटेशन क्रोनोलॉजी के बारे में अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ऑब्वियसली बात है पूछ सकते हैं। चैनल मॉर्फोलॉजी, जिससे अब इससे तो अब की बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम पेपर 1 पेपर 2 को देखें तो हम ये भी जान सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी की। देखो चैनल मॉर्फोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन बताना है कि उसका यूज ट्रांसपोर्टेशन, सेटलमेंट, लैंड यूज प्लानिंग में कैसे है, फ्लड कंट्रोल में कैसे है, फ्लड मैनेजमेंट में कैसे है। लेकिन जब तक हमें चैनल मॉर्फोलॉजी नहीं पता होगी तो हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं, उसके एस्पेक्ट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ लिया स्लोप, एटीट्यूड, रिलीफ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट है। उसके बाद फिर से हमसे पूछ लिया कि जो माउंटेन जेनेसिस कैसे हुआ, माउंटेन के टाइप हैं। अभी हमने देखा था कि ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट है। उसके बाद अगर हम ये डायरेक्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप ना वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में बता सकते, ना वहाँ की कंडीशंस के बारे में बता सकते। अगर मान लो हमको बता दिया कि कोई माउंटेन एरिया है और आपसे पूछ लिया कि बताओ वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे होंगी, तो हमें पता होगा ना कि वहाँ पे देखो कोई इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा नहीं होंगी। अगर लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे किस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे लोग, वहाँ पे खेती अगर होती होगी तो कैसी होती होगी, ज़्यादा ऑब्वियसली बात है खेती नहीं होती होगी। अगर हम ऊपर वाले रीजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लोग माइग्रेट करके आ रहे होंगे तो माइग्रेशन का रेट भी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो सेक्स रेशो भी जो है वो फीमेल्स के फेवर में यहाँ पे मिलेगी, उसका एक रीज़न माइग्रेशन वाला हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम फिर क्लाइमेट की बात करें तो जो माउंटेन की जो सरफेस जो होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। अगर जो वेव्स आ रही है उनके तो यहाँ पे बारिश होगी, इस रीजन में यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछ लिया फिजियोग्राफी और क्लाइमेट कैसे बायोडाइवर्सिटी को बताते हैं, तो यहाँ पे दोनों चीजें आपके पास पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको क्लाइमेट के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछ लिया कि बताओ कि पेनिसुलर इंडिया में अगर हमसे पूछा है कि नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं कैसे वो स्कोप प्रोवाइड करा रहे हैं हमें, क्योंकि इंडिया ने टारगेट बना लिया है ना अभी हमारा कि हमें जो क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस जो होते हैं वो लगातार जब बढ़ रहे हैं, ओपेक कंट्रीज जो प्राइसेस लगातार बढ़ा रही हैं, तो अब हमने टारगेट बना लिया है कि 2030 तक जो है हम 50% ऑफ एनर्जी जो हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से अब हम अपनी जनरेट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है
क्योंकि ये दोबारा भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, जब हमसे पेनिसुलर लोकेशन के बारे में पूछा तो हमें पता होना चाहिए ना कि वहाँ की लोकेशन कैसे है। भाई कोस्टल एरिया ज़्यादा नज़दीक पड़ता है तो कौन सी हो सकती है, या वहाँ पे जब अगर वहाँ का लैंडस्केप ऐसा है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का इतना ज़्यादा प्लेन एरिया नहीं है जितना हमारा नॉर्थ इंडिया में है, तो ये अगर हम काम करते हैं तो वहाँ के लोगों को भी इकोनॉमिकली भी फ़ायदा है और इंडियन गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, मतलब हमारे देश को भी फ़ायदा है। फिर उसके बाद पूछा कि कौन से मिनरल्स वहाँ पे मिलते होंगे, बताओ अब हमारे पास कि वहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जब तक हमें नहीं पता होगा कि वहाँ पे क्या है, कि अगर हम देखें तो प्लेन में तो हम ऐसे मिनरल्स वगैरह को सर्च नहीं करते। जो प्लेट्यू एरिया है, छोटा नागपुर का पठार है, छत्तीसगढ़ रीजन है, तो यहाँ पे उनकी जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हमें कैसे रिसोर्सेज के बारे में पता होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब तीसरी वीडियो जो मैं बनाऊंगी ना वो मैं ये बना दूंगी कि ओशनोग्राफी को कैसे कवर करना है। उसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी की या क्लाइमेटोलॉजी की किसी की भी हम एक वीडियो शुरू कर लेंगे और एक एक टॉपिक को अब हम लगातार देखते जाएंगे, कैसे PYQs पूछे गए हैं, क्या और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन फ्यूचर, और उसके बाद कैसे उस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।